हेलो स्टूडेंट्स, आइए हम आज स्टार्ट करें। पेपर 1 के अंदर हमारा जो यूनिट नंबर 2 है रिसर्च एप्टीट्यूड, उसके हमने कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी पोस्ट किए हुए हैं। तो आज हम उसमें पार्ट नंबर 15 यानी कि अगेन 10 मोर क्वेश्चंस ऑफ रिसर्च एप्टीट्यूड विच आर वेरी मच रेलिवेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वन। फर्स्ट क्वेश्चन बेसिक सा है, आपको रिसर्च को सीक्वेंस में अरेंज करना है कि जब भी हम रिसर्च करते हैं तो उसके करेक्ट स्टेप्स क्या होते हैं। तो वेन एवर वी डू रिसर्च ईदर फॉर एमफिल यानी डिसर्टेशन लिख रहे हैं आप और डूइंग पीएचडी, सबसे पहला काम देखें आप, ये 5 स्टेप्स आपको 6 स्टेप्स सॉरी दे रखे हैं आपको। फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम। यू मस्ट नो व्हाट इज योर टॉपिक। उसके बाद आपका सब ऑब्जेक्टिव्स क्या है उस थीसिस को लिखने के। देन योर मैथडोलॉजी यानी रिसर्च डिज़ाइन आपका बनेगा। फिर आप डाटा कलेक्शन की बात करेंगे, फिर डाटा को एनालाइज करेंगे और फिर आप अपना रिजल्ट एंड डिस्कशन। तो अगर मैं अरेंज करता हूँ तो सबसे पहले आएगा फर्स्ट, सेकंड, देन फोर्थ। तो अगर आप इन ऑप्शंस को देखेंगे तो आपका राइट आंसर रहेगा बी, फर्स्ट सेकंड फोर्थ। फिर मेथडोलॉजी के बाद हमने बात की डाटा मेथडोलॉजी के बाद डाटा कलेक्शन, फिर आपने उसके ऊपर 6 स्टेप्स को कवर कर दिया। क्लियर? चलिए सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी एन एप्रोप्रिएट सिनोनिम? यस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमने पढ़ा है साहब, जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं देयर आर 2 वेरिएबल्स, वन इज कॉल्ड डिपेंडेंट, अनदर वन इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट। तो डिपेंडेंट वेरिएबल के और क्या क्या नाम हो सकते हैं वो देखने हैं। हाँ, क्वेश्चन में क्या है कि कौन सा सिनोनिम नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी। तो देखें आप, डिपेंडेंट वेरिएबल को हम आउटकम वेरिएबल बोल सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि अल्टीमेटली आउटकम ही होता है जो इंडिपेंडेंट से निकल के आता है। रिस्पॉन्स वेरिएबल भी इसी का नाम है, इफेक्टेड वेरिएबल भी इसी का नाम है। जो नहीं है, सिनोनिम नहीं है, वो कौन सा है? एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल। क्लियर? तो ये आपका आंसर रहेगा डी, यानी एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल डिपेंडेंट नहीं होता। एक्सपेरिमेंट तो हम इंडिपेंडेंट पे करते हैं ताकि डिपेंडेंट वेरिएबल को जान पाए। तो जो हम जानना चाहते हैं हमारा वो रिस्पॉन्स वेरिएबल है, इफेक्टेड वेरिएबल है और क्या है? आउटकम वेरिएबल। ओके, 143 एक क्वेश्चन आता था बिब्लियोग्राफी को लेके। बिब्लियोग्राफी आई होप आप समझते हो कि जब भी हम रिसर्च लिखते हैं, थीसिस लिखते हैं, तो लास्ट में आप यूज करते हैं रेफरेंसेस या बिब्लियोग्राफी। तो बिब्लियोग्राफी गिवन इन द रिसर्च रिपोर्ट क्या शो करती है, क्या मायने हैं इसके? तो ऑप्शन देखिए आप, कहता है हेल्प्स, ये हेल्प करती है किनको? दोज इंटरेस्टेड इन द फ्यूचर रिसर्च एंड स्टडिंग द प्रॉब्लम फ्रॉम अनदर एंगल। यस, यही आपका राइट आंसर है कि आने वाले टाइम में जो लोग उस टाइटल के ऊपर जिसके ऊपर आपने रिसर्च किया है, अगर उस टॉपिक के ऊपर कुछ और रिसर्च करना चाहते हैं फ्रॉम द अनदर एंगल, क्योंकि एक एंगल से तो आपने रिसर्च कर ही ली है ना, दूसरे एंगल से कोई रिसर्च करना चाहेगा तो आपकी थीसिस को एज ए रेफरेंस वो यूज कर सकता है। ठीक है? तो बिब्लियोग्राफी लिखने का प्राइमरी मोटिव हमारा सिर्फ ये होता है। जो बाकी ऑप्शन है वो भी देख लें, ये नहीं होता कि हम अपनी नॉलेज दिखाएं या हमारी रिपोर्ट उससे ऑथेंटिक हो जाएगी। नो, मेन ऑब्जेक्टिव इज फर्स्ट वन। क्लियर? चलिए 44th। नाउ एक टर्म आती है साहब, उसका नाम है फिनोमेनोलॉजी। फिनोमेनोलॉजी क्या होता है? बेसिकली अगर हम किसी की स्टडी कर रहे हैं, इट इज एसोसिएटेड विद द प्रोसेस ऑफ, ये एक प्रोसेस है स्टडी बाय द ह्यूमन फॉर द ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है? तो ह्यूमन बीइंग्स जो स्टडी करते हैं, तो बेसिकली वो ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर हम स्टडी करते हैं, हम किसी को ऑब्जर्व करते हैं। तो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है वो, क्वांटिटेटिव नहीं है। ये क्वांटिटी की बात नहीं, हम किसी का बिहेवियर प्रेडिक्ट करना चाहते हैं, हम किसी के बिहेवियर को एनालाइज कर रहे हैं, तो वो क्या है? क्वालिटेटिव रिसर्च को माना जाएगा। 145th, Which of the following is necessary in obtaining the informed consent? ये क्वेश्चन आता है रिसर्च एथिक्स के नाम पे कि जब भी आप रिसर्च करें तो आप अपने जो रिस्पोंडेंट हैं, जो आपके लिए डाटा फिल कर रहे हैं, आप उनको सारी जानकारी सही दें।
तो उसके लिए ऑप्शन देखें, ए डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस दैट विल बी कैरिड आउट। नो, आपको ये बताना जरूरी नहीं है कि मैं इसके ऊपर कौन सा टूल लगाने जा रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन ऑफ द पर्पस, यस, ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि जिन लोगों से हम डाटा फिल करवाते हैं उनको ये जरूर बताते हैं कि हमारी रिसर्च करने का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है। तो जब भी आप क्वेश्चनर डिज़ाइन करेंगे, प्राइमरी डाटा कलेक्ट करेंगे, तो आपकी क्वेश्चनर की जो हेडिंग होती है उसके ऊपर ये स्पेसिफिकली मेंशन होता है दैट आई एम ए रिसर्चर फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी एंड आई वांट टू डू रिसर्च ऑन दिस टॉपिक एंड योर डाटा विल बी टेकन फॉर ओनली रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, आप उसको प्राइवेटली रखोगे और इनफैक्ट कई बार तो हम नाम भी नहीं पूछते रिस्पोंडेंट का, तो आपको अपना पर्पस उसको बताना पड़ेगा कि हम आपसे डाटा क्यों ले रहे हैं। तो ये हमारा आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 145 का। 146 इंपॉर्टेंट वन, एक हमारे जो सिलेबस में कंसेप्ट आया है पॉजिटिविज्म और एक होता है पोस्ट पॉजिटिविज्म। तो ये क्वेश्चन है पोस्ट पॉजिटिविज्म को लेकर, पढ़ें आप इसको। पोस्ट पॉजिटिविज्म कंसीडर्स, क्या कंसीडर करता है, कहता है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। पोस्ट पॉजिटिविज्म कंसेप्ट दोनों को कंसीडर करता है। इट आल्सो स्टेट्स दैट, ये क्या कहता है, नॉट नेसेसरली ऑल द साइंटिफिक रिजल्ट्स आर करेक्ट। हमेशा साइंटिफिक रिजल्ट्स ही सही होते हैं ऐसा नहीं है। समटाइम्स, कई बार आपकी इंट्यूशंस, आपकी बिलीव्स, आपकी गट फीलिंग, आपकी सिक्स सेंस, वो भी कहता साइंटिफिक मेथड से ज़्यादा बेटर मानी जाती है। ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल ठीक है। पोस्ट पॉजिटिविज्म का बेसिक एजेंडा ये होता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक मेथड, हम साइंटिफिक मेथड को गलत नहीं कह रहे, बट कई बार आपकी इंट्यूशन भी ऐसी बात कहती है जो साइंटिफिक मेथड से बेटर हो सकती है। ठीक है, तो ये किसने कहा था, पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच ने। 147 वेरी सिंपल क्वेश्चन, आपसे पूछा गया है टाइप्स ऑफ द डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। जब हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव की, व्हेन वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब सम कंसेप्ट, तो ये इसको हम अगर बाइफरकेट करें, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को डिवाइड करें, तो उसके 3 हिस्से कौन कौन से बनते हैं, ऑप्शन देखें तो मैं आपको राइट आंसर टिक कर दूं। हम डिस्क्रिप्टिव के अंदर क्या करते हैं साहब, एक्स पोस्ट फैक्टो, यानी एक इवेंट हो चुका है, हम उसको सिर्फ डिस्क्राइब कर रहे हैं कि साहब कैसे हुआ, कब हुआ, क्या हुआ। और हिस्टोरिकल में यही होता है साहब, पास्ट इवेंट्स को एनालाइज किया जाता है। और एक होता है एनालिटिकल कि साहब वो इवेंट क्यों हुआ, जब उसके पीछे हम क्यों की जानकारी इकट्ठी करेंगे तो एनालिटिकल होगा। तो डिस्क्रिप्टिव को हम 3 टुकड़ों में बांट सकते हैं, एक्स पोस्ट फैक्टो, हिस्टोरिकल एंड एनालिटिकल। बाकी देखें आप, इन दोनों में क्यों नहीं लिया मैंने, क्योंकि दोनों में एक वर्ड यूज किया गया कॉमन है, वो है एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल नहीं होता डिस्क्रिप्टिव के अंदर। या थर्ड लास्ट ऑप्शन में लिया गया था एक्सप्लोरेटरी, हम एक्सप्लोर नहीं करते, हम नई जानकारी की बात नहीं करते, हम तो जो हो चुका है उसको डिस्क्राइब करते हैं। तो राइट आंसर विल बी द सी, थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है ये। द काइंड ऑफ द नंबर्स which do not represent the amounts but instead represent the kind, यानी जो सिर्फ अमाउंट की बात नहीं करते, नंबर तो होते हैं वो, पर वो बात करते हैं किसकी, क्वालिटीज की, टाइप्स की, कैटेगरीज की। उनको हम कौन सा नंबर बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं नॉमिनल नंबर। ठीक है जी, नॉमिनल में क्या होता है, आप सिंपली नंबरिंग करते हो, ऑर्डर नहीं बांटते उनका। ठीक है, मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि आप इंडिया में जो गाड़ियां आ रही हैं उनमें से आपकी कौन सी गाड़ियों का पसंद करते हो, हमने वैसे ही रैंडमली नाम लिख लिया। सर्वे कर रहा हूँ मैं 3 गाड़ियों के ऊपर कि हम हुंडई की बात करें, मारुति की बात करें, हम टोयोटा की बात करें, तो मैंने रिसर्च करने के लिए इनको नंबर दे दिया। इट डज नॉट मीन कि मारुति नंबर 1 है, हुंडई नंबर 2 है, टोयोटा नंबर 3 है। नो, ऐसा मेरी कोई इंटेंशन नहीं है। मैं सिर्फ नंबरिंग असाइन कर रहा हूँ, नंबर असाइन कर रहा हूँ, क्योंकि जब भी हम रिसर्च के अंदर कोई स्टैटिस्टिकल टूल लगाते हैं तो हम जो कंप्यूटर की हेल्प लेते हैं तो वो सिर्फ डाटा को, नंबर को रीड करता है। ठीक है ना, बिना नंबरिंग किए आप उसके ऊपर कोई भी टूल नहीं लगा सकते। इवन MS एक्सेल जो हमारा बिल्कुल प्राइमरी सॉफ्टवेयर होता है, जो हमें चाहिए होता है डाटा कलेक्शन के लिए,
वहाँ हम डाटा जब फीड करेंगे तो वो नंबर को रीड करेगा, वैल्यूज़ को रीड नहीं करता। तो जो हमारा नॉमिनल डाटा होता है वो नंबर्स की बात करता है, पर वो कोई अमाउंट नहीं होता है, वो कोई क्वालिटी हो सकती है, कोई टाइप हो सकती है। जैसे मैंने कहा जेंडर के अंदर मैंने मेल और फीमेल की कोडिंग कर दी, ये 1 है ये 2 है, मेल 1 है फीमेल 2 है। नंबर दिया है मैंने मेल को 1 आइडेंटिफिकेशन करने के लिए कि जहाँ 1 लिखा आएगा समझ आना कि ये क्वेश्चनर किसी मेल ने फिल किया है, जहाँ 2 लिखा मिलेगा समझ आना कि ये किसी फीमेल ने फिल किया है। इट डज नॉट मीन कि मेल नंबर 1 होते हैं फीमेल नंबर 2 होती है, नहीं, ऐसी मेरी कोई इंटेंशन नहीं है। क्लियर? ओके, 149 सी, विच इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा रिसर्च का? मेन। देखें आप रीड करके, लिटरेचर रीड करना, सिर्फ लिटरेचर को रिव्यू करना हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। जो हमें पता है उसको सिर्फ समराइज करना हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता, या सिर्फ आपके नाम के आगे डॉक्टर लिखवाना है, डिग्री लेनी है पीएचडी की, ये भी हमारा रिसर्च करने का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। क्लियर? हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है रिसर्च का? टू डिस्कवर द न्यू फैक्ट्स और मेक द फ्रेश इंटरप्रिटेशन ऑफ द नोन फैक्ट्स। या तो कुछ नया खोज करें या जो ऑलरेडी पता है उसकी इंटरप्रिटेशन को नए तरीके से लिखें, फ्रेश इंटरप्रिटेशन। एंड द लास्ट वन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, द मेन डिफरेंस। 2 तरह की रिसर्च पढ़ते हैं, एक होती है बेसिक रिसर्च और एक होती है साहब अप्लाइड रिसर्च। एक होता है बेसिक, बेसिक मतलब इसको हमने नाम दिया था प्योर, इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल रिसर्च। ठीक है, कि साहब न्यूटन ने लॉ दिया, ये क्या है? प्योर रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च, बेसिक रिसर्च। एक होती है अप्लाइड, जिसको हम अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी कुछ एप्लीकेशन है। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है, कहता है ये कहाँ लाई करता है? ये लाई करता है आंसर नंबर सी, उनकी यूटिलिटी के बीच की। आप उन रिसर्च की यूज कैसे करने वाले हो, उनकी उपयोगिता कहाँ पर आने वाली है। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी सी, दैट इज यूटिलिटी। तो ये हमने 150 क्वेश्चन रिसर्च के मैंने 1 से लेके 15 पार्ट्स में आपको सारे करवा दिए हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप इन 150 क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो रिसर्च के अंदर 99% हमने टॉपिक्स को टच करने की कोशिश की है। इनमें से प्रीवियस ईयर के पेपर के क्वेश्चन भी कवर हो गए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो एक्सपेक्टेड एग्जाम में आ सकते हैं वो भी कवर करने की कोशिश की गई है, और मोर ओवर सभी कंसेप्ट्स को समझने की कोशिश की गई है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू बिलीव इट इज़ वर्दी देन प्लीज़ डू शेयर विद योर फ्रेंड सर्कल। फाइन, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।